वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम उपापचयन या मेटाबॉलिज्म किसे पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। दोस्तों जो हमारे शरीर में चाहे जो क्रियाएं होती हैं, जैसे चलना हो गया, पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, कुछ भी जो क्रियाएं होती हैं ये मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत या उपापचयन के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक कोशिकाएं में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे एनर्जी का बनना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पदार्थों का सिंपल में टूटना, जितना हमारे शरीर में होता है ये सब इसके अंतर्गत उपापचयन के अंतर्गत या मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं सब क्रियाएँ। अब देखते हैं दोस्तों बायोकेमिकल रिएक्शन। दोस्तों हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो रासायनिक पदार्थों के रूप में होती हैं, जो हमारे जीवित पदार्थों या ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत होती हैं, उन्हें कहा जाता है इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन। जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये दोस्तों हमारे शरीर के ग्रो होने में या विकास होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद हमारे भोजन या फूड को डाइजेस्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इन्हें वाइटल एक्टिविटी कहा जाता है, वाइटल एक्टिविटीज कहा जाता है। इसे हिंदी में दोस्तों जैव क्रियाएं कहा जाता है। अब देखते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन दोस्तों हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। दूसरा दोस्तों कैटाबॉलिज्म होता है, जिसे अपचय कहा जाता है। हिंदी में कैटाबॉलिज्म को अपचय कहा जाता है, एनाबॉलिज्म को उपचय कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत दोस्तों संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है जैसे दोस्तों छोटे छोटे पदार्थ मिलकर इस तरह से एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तब इसे दोस्तों संश्लेषण हो जाता है हमारे शरीर में। इसे एनाबॉलिज्म के अंतर्गत रखा जाता है। इसके उदाहरण है फैट का बनना, प्रोटीन, फैट का बनना प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, जब दोस्तों छोटे छोटे पदार्थ या सिंपल पदार्थ मिलकर, साधारण पदार्थ मिलकर कॉम्प्लेक्स पदार्थ का निर्माण करते हैं। कॉम्प्लेक्स पदार्थ के अंतर्गत फैट का बनना है, प्रोटीन का बनना है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जब बनते हैं तो इसे एनाबॉलिज्म या उपापचय के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं, हिंदी में संश्लेषण कहा जाता है। सिंथेसिस। जब दोस्तों छोटे छोटे पदार्थ, सिंपल पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ या कॉम्प्लेक्स या जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे एनाबॉलिज्म के अंतर्गत रखा जाता है और संश्लेषण कहा जाता है। अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत दोस्तों कौन सी क्रिया होती है। इसमें दोस्तों पदार्थों का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन में दोस्तों पदार्थों का टूटना। जब दोस्तों जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये छोटे छोटे पदार्थ या साधारण पदार्थों में टूट जाते हैं, उसके बाद हमको एनर्जी प्रदान करते हैं। इसे
कैटाबोलिज्म के अंतर्गत या हिंदी में अपचय कहा जाता है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसे हिंदी में टूटना कहा जाता है। जब जटिल पदार्थ टूटते हैं उसे अपचय के अंतर्गत रखा जाता है। अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कैटाबोलिज्म या अपचय के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों एक है श्वसन का उदाहरण, दूसरा है उत्सर्जन, जिसे दोस्तों इंग्लिश में श्वसन को रेस्पायरेशन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रिएशन कहा जाता है। श्वसन हमारे शरीर में जब जटिल पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए श्वसन हमारे शरीर में होता है। हमारे कोशिका में भी दोस्तों श्वसन होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारे शरीर में कोई भी क्रियाएं होती, जैसे खाना खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे जो क्रियाएं होती हैं ये केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होती हैं। ये मानव में होती हैं या जीवित ऑर्गेनिज्म होती है, इसलिए इसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये हमारे शरीर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इन्हें वाइटल एक्टिविटी जैव क्रियाएं कहा जाता है। अब देखते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक एनाबोलिज्म या उपचय होता है, दूसरा कैटाबोलिज्म या अपचय होता है। एनाबोलिज्म के अंतर्गत दोस्तों पदार्थों का संश्लेषण होता है, छोटे छोटे या साधारण पदार्थों का कॉम्प्लेक्स में संश्लेषण या सिंथेसिस होता है, जैसे फैट का बनना, प्रोटीन का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, ये सब दोस्तों उपचय या एनाबोलिज्म के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं दोस्तों कैटाबोलिज्म जो है, कैटाबोलिज्म को हिंदी में अपचय कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, जिसे ब्रेकडाउन कहते हैं। हिंदी में इसे टूटना कहा जाता है। जब जटिल पदार्थ टूटते हैं उसे अपचय कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों श्वसन आता है और उत्सर्जन आता है। श्वसन को इंग्लिश में दोस्तों रेस्पायरेशन कहा जाता है, उत्सर्जन को इंग्लिश में दोस्तों एक्सक्रिएशन कहा जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दिया हूँ। अब देखते हैं दोस्तों श्वसन या रेस्पायरेशन। हमारे शरीर में दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स पदार्थों का सिंपल पदार्थों में या साधारण पदार्थों में टूट जाते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे रेस्पायरेशन कहा जाता है। इसे रेस्पायरेशन दोस्तों कैटाबोलिज्म का अपचय का उदाहरण है। ये कैटाबोलिज्म का उदाहरण है। ये अपचय का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उत्सर्जन जो है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में एक्सक्रिएशन कहते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों इस दौरान बहुत विषैले पदार्थों का निर्माण होता है, जो उत्सर्जन या पसीने के रूप में, कुछ मूत्र के रूप में, इन सब के रूप में बाहर निकलते हैं, उसे एक्सक्रिएशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, या दोस्तों वेस्ट पदार्थों का बाहर निकलना। वेस्ट पदार्थों का बाहर निकलना।
बाहर निकलना दोस्तों कुछ विषैले भी पदार्थ हो सकते हैं, कुछ विषैले नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं होती, जिसे वेस्ट पदार्थ के रूप में वर्णित किया जाता है। इन सबको उत्सर्जन कहा जाता है। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों है। अब देखते हैं एक किसके अंतर्गत आता है। ये दोस्तों एनाबॉलिज्म रिएक्शन के अंतर्गत आता है। एनाबॉलिज्म को दोस्तों उपचय कहा जाता है। अब देखते हैं एनाबॉलिज्म के अंतर्गत मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसे एनाबॉलिज्म का उदाहरण है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत एनाबॉलिज्म उपचय के। अब देखते हैं दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है, इसे हिंदी में उपचय कहा जाता है। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक दोस्तों स्वपोषी होते हैं, दूसरा दोस्तों परपोषी होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसे स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। परपोषी को दोस्तों हेट्रोट्रोफिक कहा जाता है। हेट्रोट्रोफिक कहा जाता है। ऑटो मीन्स होता है दोस्तों स्वयं, ट्रोफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। जब दोस्तों वो लोग स्वयं न्यूट्रिशन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। हेट्रो मीन्स दोस्तों होता है डिफरेंट। जब दोस्तों ट्रोफिक है उसके बाद ट्रोफिक का मीन्स होता है ऊर्जा। जब हम दूसरे से निर्भर रहते हैं अपने ऊर्जा की पूर्ति के लिए, भोजन के लिए, उसे हेट्रोट्रोफिक या हिंदी में परपोषी कहा जाता है। अब देखते हैं स्वपोषी के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसमें दोस्तों शैवाल है, शैवाल है दोस्तों। उसके बाद शैवाल के बाद दोस्तों पादप आते हैं। पादप के बाद दोस्तों युगलीना है। ये दोस्तों स्वपोषीय ऑटोट्रोफिक के उदाहरण हैं। अब देखते हैं परपोषी में। परपोषी में देखते हैं सबसे पहले जिसे एनिमल कहा जाता है। एनिमल जिसे जंतु, जिसके अंतर्गत मानव, शेर, कुत्ता, बिल्ली ये सब आते हैं। उसके बाद और देखते हैं जिसे दोस्तों पैरासाइट कहा जाता है। अब एक बार दोस्तों चलो फिर से रिवीजन करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है, जिसे उपचय कहा जाता है। अब देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रोफिक होता है, दूसरा हेट्रोट्रोफिक होता है। अब देखते हैं स्वपोषी के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसके उदाहरण दोस्तों शैवाल है या इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों पादप है जिसे इंग्लिश में प्लांट कहा जाता है। युगलीना है दोस्तों, इसे हिंदी इंग्लिश में दोनों में युगलीना ही कहा जाता है। अब देखते हैं परपोषीय हेट्रोट्रोफिक के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों एनिमल है जिसे जंतु कहा जाता है, दूसरा पैरासाइट है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं फिर से कैटाबॉलिज्म, जिसे अपचय कहा जाता है। जब दोस्तों हमारे शरीर में जटिल पदार्थों का छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, उसके बाद हमको जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है, जिसे एडिनोन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। जब जटिल पदार्थों का साधारण पदार्थों में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप
हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का रूप एटीपी होता है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों देख लेते हैं। एटीपी क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म होता है। इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसे दोस्तों ऊर्जा का सिक्का कहेंगे या एनर्जी करेंसी ही इंग्लिश में इसे कहेंगे। चलो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जब कैटाबोलिज्म इसे अपचय कहा जाता है, जब जटिल पदार्थों का साधारण पदार्थों में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का रूप दोस्तों एटीपी होता है, जिसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एटीपी को दोस्तों एनर्जी करेंसी कहा जाता है। अब दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पिंड कर रहा हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।